आज हम लोग के बीच में ऐसी पर्सनालिटी है, उनको कोई पहचान की दिलाने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो ऐसी लीडर हैं। और एजुकेशन से लेकर और इस बिजनेस में उनका नाम पहचान ऑलरेडी पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। और आज हम लोग वो बीच में है, मधुसूदन मैम। मैं उनको इनवाइट करती हूँ। वेलकम है मैम आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार मैम, जय आरसीएम। जय आरसीएम सभी को। जो लोग आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं आप सभी को जय आरसीएम, और जो लोग नए हैं आप सभी को नमस्कार। जो मुझसे बड़े हैं उनके चरणों में मेरा प्रणाम। लगभग 40 मिनट की बातचीत रहेगी। और थैंक यू रीना मैम और संगीता मैम। पहली बार मिल रही हूँ, पर लग नहीं रहा कि पहली बार मिल रही हूँ, क्योंकि शायद हमारी सोच मिल रही है। तो जब सोच मिलती है तो लगता है कि हाँ, अपने ही लोग हैं। तो बहुत अच्छी मन की बात आप लोगों ने कह दी। धीरे धीरे हम लोग सब चीज को डिस्कस करेंगे आज। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि आज की मीटिंग में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, किस बारे में बातचीत करने वाले हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगी मैं। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दूंगी कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, कैसे कैसे यहाँ तक आई, ये सब के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड फिर जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि क्या सच में नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, सच में इसका फ्यूचर है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि सच में फ्यूचर है क्या। एंड उसके बाद थोड़ा सा बात करें कि महिलाओं पे आएंगे। जैसे कि संगीता मैम जब मुझे बोली तो उन्होंने बोला था कि महिलाओं के लिए विशेष ये मीटिंग है। तो पुरुष है तो आप घबराए नहीं, आपके काम की बात भी होगी, बहुत सारी काम की बात होगी। महिलाओं पे ज्यादा फोकस करके हम बात करेंगे, और महिलाओं पे जो फोकस करके बात करेंगे वो पुरुषों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि आप पुरुष महिलाओं के बिना ज्यादा उड़ान नहीं मार सकते हैं। हमारी जरूरत है आपको। और फिर बात आती है कि क्यों महिला पीछे है, क्यों हमें लगता है कि वो बार बार बात की गई गधा और शेर के बारे में। देखिए, गधा कोई होता नहीं। बेसिकली गधा का मतलब होता है गधा। गलत धारणा के साथ जो जी रहा है वो गधा है बेसिकली। हाँ, ये कोई गाली नहीं है। बेसिकली जो माना जाता है कि गलत धारणा में जो जी रहा है वो गधा है बेसिकली। और हम पैदा ही शेर बन के होते हैं। हम सब शेर बन के ही पैदा होते हैं। धीरे धीरे मानसिकता हमारी डेवलप कर दी जाती है, इतनी गलत धारणा डेवलप कर दी जाती है कि हम गधे हो जाते हैं। हाँ, कुछ कुछ लोग, लेकिन आप पैदा इससे शेर हैं सब। और उसी चीज को शायद आज जगाने का काम किया जाएगा रीना मैम के थ्रू, संगीता मैम के थ्रू। तो महिलाएं क्यों पीछे है इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। एंड फिर महिलाएं कैसे इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, पुरुष पुरुष इस बिजनेस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, सब पे बात करेंगे। देखिए, कामयाबी है ना, वो दोनों के लिए सेम ही है। आपको भी प्लान दिखाना पड़ता है, हमें भी प्लान ही दिखाना पड़ता है। तो कोई ऐसा अलग अलग चीज नहीं है कि पुरुष को ये करना पड़ेगा, महिलाओं को ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए सिक्स बेसिक वही है, हमारे लिए भी वही है। बस उसको थोड़ा सा जब मैं करूंगी तो महिला महिला बार बार बोलूंगी, क्योंकि ताकि उनको खुश करना है मुझे, महिलाओं की मीटिंग है। लेकिन सबके लिए वो सेम ही होगा। तो शुरुआत करती हूँ आज की मीटिंग का। आज की मीटिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हो सकता है कि आप लोगों से छोटी हूँ, हो सकता है कि उम्र में छोटी हूँ, पर आरसीएम को थोड़ा ज्यादा साल जी ली हूँ, इसलिए यहाँ पे हूँ। इसके अलावा और कुछ मेरी कामयाबी या कुछ मेरा ऐसा मकसद नहीं है। बहुत ज्यादा 30 मार खा का काम नहीं किया, बस यही किया है कि आरसीएम को थोड़ा ज्यादा मैंने जिया है, थोड़ा आरसीएम में ज्यादा एक्सपीरियंस है मे बी, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। और वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करने के लिए हूँ। नाम मधुसूदन है, बिहार से बिलोंग करती हूँ, फॉरबिसगंज मेरा घर है। अभी फॉरबिसगंज में बैठ के ही मीटिंग ले रही हूँ मैं। नेपाल बॉर्डर के पास में एक जगह है फॉरबिसगंज, वहां से बिलोंग करती हूँ। 12th की पूरी पढ़ाई मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से ही की है, गवर्नमेंट स्कूल से मैंने की। और उसके बाद फिर मैंने प्रिपरेशन किया, और प्रिपरेशन करने के बाद बिहार बोर्ड में मैं 12th में मैं टॉप 1% में आई थी। और टॉप 1%, हालांकि मैं 10th से ही मतलब ऐसा रहा कि टॉप 3 टॉप सेकेंड ऐसे में रही थी। ये सब चीजें मैं इसलिए अभी आपको बता रही हूँ ताकि आने वाले 30 मिनट में आप मुझे सीरियसली ले। हाँ, तो ये मत समझिए कि मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, बस इसलिए बता रही हूँ ये सारी चीजें, ताकि आप सीरियसली मुझे ले और मुझे सुने 30 मिनट, बस इसलिए मैं ये सारी चीजें बता रही हूँ। तो 12th में टॉप 1% में थी, और टॉप 1% में होने के बाद मैंने जेई मेंस भी क्वालिफाई किया। बहुत अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मैंने कॉलेजेस का जो एग्जामिनेशन था वो मैंने क्वालिफाई किया। इसके बाद में टॉप 1% में थी, मुझे एक एग्जाम देने का मौका मिला, जिसका था कि आइजर का एग्जाम देने का मौका मिला। और जितने भी कॉलेजेस मुझे मिल रहे थे उसमें से सबसे बेस्ट कॉलेज मुझे आइजर मिला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता। तो बेसिकली मैं रिसर्च की स्टूडेंट हूँ। वहां पे मैं डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप ले रही थी। इसका मतलब ये होता है कि 12th के बाद से मेरी पढ़ाई का टोटल खर्च इंडियन गवर्नमेंट देती थी, रहने खाने पीने सब कुछ का खर्च इंडियन गवर्नमेंट देती थी। अगर मैं ये बोलूं कि मैं वैसी लड़की हूँ जो 12th के बाद से ही पढ़ने तक का पैसा, अपनी मास्टर डिग्री तक अभी मैंने कंप्लीट की है, अभी मैं पीएचडी करूंगी, अभी तक का खर्च इंडियन गवर्नमेंट मुझे दे रही थी।
तो एक ऐसी लड़की जो पढ़ने तक का पैसा ले रही थी, तो वो काम करती तो शायद पैसा कमा लेती, उसमें कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि पढ़ने का ही पैसा ले रही थी। आप सब एग्री करेंगे इस बात में। लेकिन ऐसे क्या बात हुई कि मुझे आरसीएम करना पड़ा, ऐसी क्या चीजें मुझे दिखी, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन अगर मैं करूं, तो जब मैं कॉलेज में थी एंड मेरे पास मेरी अपलाइन बार बार बोल रही थी कि आरसीएम करो ऐसे करके, तो मुझे लगता था कि यार एक छोटे से शहर की लड़की इतने बड़े कॉलेज में पहुंच गई है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था कॉलेज का, एंड वहां पे लगता था कि मैं तो अब कामयाब हो गई हूँ, ऐसे करके लगता था। लगभग बहुत अमीर लोगों के बेटे मेरे पास साथ पढ़ते थे, लगता था कि अब तो मैच हो गया है, अब तो जिंदगी चेंज हो गई है, और ऐसा लगता था कि बस सेट है सब कुछ, क्या दिक्कत है, यहाँ से मास्टर करूंगी एंड पीएचडी करूंगी, और पीएचडी करने के बाद मैं आराम से प्रोफेसर की जॉब मिल जाएगी। और अभी बोलूं, मेरे साथ जितने लोगों ने मास्टर डिग्री कंप्लीट की है, लगभग सभी के सभी अभी इंडिया में कोई नहीं है, लगभग सब फॉरेन में है। तो मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी थी, मैं बाहर जाके पीएचडी कर सकती थी, पर वो सब चीजों को छोड़कर, एक इंडियन का एक सपना होता है कि यूएसए जाएं, कनाडा जाएं, जर्मनी जाए, ये सपना होता है, पर उस सारे चीजों को छोड़ के मैं आरएसएम में लगी हूँ। कहीं ना कुछ बड़ा विजन होगा तभी लगी हूँ। और क्या है वो, उसके बारे में आज थोड़ा सा बात करेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे आरसीएम तो वो लोग करते हैं जिनको करने के लिए कुछ नहीं मिलता, अरे आरसीएम तो वो लोग करते हैं जिनका पढ़ाई लिखाई अच्छा नहीं होता, अरे आरसीएम तो वो करते हैं जिनको कहीं से कुछ भी नहीं मिला हो, जिनको बोलने नहीं आता, जिनको जिंदगी में कुछ नहीं मिला, जो कामयाब नहीं हो पाए, मतलब जिनकी क्वालिफिकेशन अच्छी नहीं है, जो गरीब घर के हैं, ये सब लोग आरसीएम करते हैं। पर ऐसा नहीं है, और हिंदुस्तान में आज के टाइम पे ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो लोग बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन, बहुत अच्छी एजुकेशन, बहुत अच्छे जॉब में रहते हुए, बहुत अच्छे बिजनेस को करते हुए आरसीएम को बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि उनको आरसीएम का विजन समझ में आ गया है। और वो आरसीएम का विजन सबको नहीं दिखाई देता है, क्योंकि आरसीएम को विजन को देखने के लिए आपको कुछ चीजों पे ट्रस्ट करना पड़ता है, उस चीजों पे जो आपको दिखाई नहीं देती इस नंगी आंखों से, और वो चीजें देखने के लिए आपको बहुत सारी चीजें देखना पड़ेगा। तो जब मेरे पास ये कॉल आया था, तो मुझे भी लग रहा था कि जिंदगी सेट है, फिर क्या जरूरत है करने की। लेकिन मेरे दिमाग में बस मेरे जो ऑफलाइन थे वो खुद एक टीचर थे, और चूंकि उनका खुद वो टीचर थे, उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे बस ये पूछा कि मधु बस ये बताओ तुम्हें क्यों नहीं करना है। बोले क्यों नहीं करना, मतलब जिंदगी सेट है, क्यों करूं, ऐसा चल रहा है। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ऐसे ऐसे आंसर मत दो, थोड़ा तुम अच्छी स्टूडेंट हो, थोड़ा लॉजिकल आंसर दो, क्यों करना है और क्यों नहीं करना है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज्यादातर लोग बाहर में ये तो बोल देते हैं कि हम आरसीएम नहीं करेंगे, पर क्यों नहीं करेंगे इसका आंसर उनके पास नहीं होता है। तो आज आप सभी लोग जो यहाँ पे हैं, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आरसीएम करें या ना करें, ये आपके हाथ में है, बट एकदम क्लियर हो जाए कि आपको करना है तो क्यों करना है, और नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। इतना तो क्लियर होके ही आप इस मीटिंग के बाद उस चीज को डिसीजन लीजिएगा। तो मैं बोले कि ठीक है, क्या दिक्कत है, लॉजिकल आंसर देना है तो इंटरनेट पर चलते हैं, सर्च करते हैं, देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या बुराई है, उस बुराई का लिस्ट बनाएंगे, और उसमें से कुछ जो सबसे टॉप मोस्ट जो बुराई होगी, उस बुराई को दिखा देंगे अपलाइन को कि अच्छा ये कारण है, मुझे नहीं करना, बस बात खत्म है। तो मैं इंटरनेट पे गई, सर्च करने लगी, और देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये कुछ अलग ही दुनिया है, जो बाहर दिखती है वो दुनिया नहीं है, उससे थोड़ी अलग है। वो थोड़ा एजुकेशन लेने पे पता चलता है, थोड़ा उसके बारे में जानने के बाद पता चलता है। तो मुझे लगा कि इंडिया में लोग करते हैं, इंडिया में बहुत सारी डेटा देखी, बहुत सारी चीजें, मुझे लगा कि अरे इंडिया में लोगों के पास काम नहीं है ना, इसलिए लोग करते हैं। तो मुझे लगा चलो यूएसए का देखते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में चलता है कि अमेरिका की तरह बनना, अमेरिका की तरह बनना है, तो चलो ठीक है यूएसए का। ऐसे करके मैंने अलग अलग कंट्री की डेटा मैंने देखा, और देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो कुछ अलग चीजें हैं जो आज तक मुझे सिखाई नहीं गई। क्योंकि हमारी सोसाइटी में बच्चे को जो सिखाया जाता है, ये सिखाया जाता है कि बेटा पढ़ो लिखो, और पढ़ लिख के तुम एक जॉब कर लो, और जॉब करके क्या होगा, जॉब करके तुम एक सिक्योर इनकम लोगे, वो इनकम लोगे मतलब पैसा कमाओगे। ये तो सिखा दिया जाता है कि तुम्हें पैसा कमाना है, पर कितना कमाना है ये कोई नहीं बताता, किस एज में कमाना है ये कोई नहीं बताता, कितने एज तक कमाना है ये कोई नहीं बताता, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है ये कोई नहीं बताता, पैसिव इनकम क्या होता है ये कोई नहीं बताता। और वही मानसिकता हमारी डेवलप की जाती है कि भैया सरकारी नौकरी करनी है या नौकरी करनी है। अब वो नौकरी 1 लाख की करनी है या 15,000 की, वी डोंट नो, हमें पता नहीं। आज तक कभी सुने कि बेटा ऐसा जॉब करना जहाँ पे सैलरी 50,000 हो, ऐसा कोई नहीं बोलता। बेटा सरकारी नौकरी करना, ये सब बोलते हैं। और यही सोच में खासकर हमारे बिहार में ये ज्यादा ही है। तो
आज तक कभी कुछ बताया नहीं गया। तो थैंक यू कि आरसीएम मुझे मिला और ऐसे अपलाइन के थ्रू मिला जिन्होंने मुझे एजुकेशन के साथ मुझे ग्रोथ दिया ना। ज्यादातर टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग में मोटिवेशन पे लोग चलते हैं, पर मुझे लगा कि मेरी एंट्री ही एजुकेशन के साथ हुई थी। तो मैंने वो सब देख के पूरा सोच समझ के पूरा डेटा वेटा देख के पूरा अच्छे से डिसीजन लेके फिर मैं आई थी इंडस्ट्री में। और मैंने लेट किया इंडस्ट्री में आने के लिए, मुझे लगता है 6 महीने मैंने लेट किया था। 6 महीने मैंने पूरा सर्च वर्च किया था। और मैं कॉलेज में थी तो वहां पे बहुत सारे ऑलरेडी मेरे पास कुछ थे रिसोर्सेस, वाईफाई बहुत अच्छा स्पीड का था, एक लैपटॉप मेरे पास था, तो मुझे सर्च करने में उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आई। एंड ज्यादातर जो डेटास थे वो इंग्लिश में थे और वो इंग्लिश मुझे पढ़ना आता था, तो उसमें भी ज्यादा दिक्कत मुझे नहीं आई। तो मैं बहुत सोच समझ के आई। पहले जब नहीं सोची समझी थी तो अपलाइन बार बार बोलती थी कि बेटा आरसीएम कर लो, बेटा आरसीएम कर लो, लेकिन जब आरसीएम समझ में आया उसके बाद अपलाइन मुझे फोन नहीं करती थी, मैं अपलाइन को फोन करती थी कि बताइए करना कैसे है, रॉयल्टी इनकम लेना कैसे है। कुछ लोग बैटल 2000 5000 का सोच के आते हैं, पर मैं आई ही थी रॉयल्टी इनकम के लिए। मुझे भूख थी कि मुझे रॉयल्टी इनकम चाहिए, क्योंकि पैसा तो मैं बाहर से भी कमा सकती हूँ, लेकिन मुझे पैसिव इनकम चाहिए। और एक ऐसा पैसा चाहिए जो लोगों को यहाँ पे हेल्प करके, अगर लोग 50,000 कमाने लगेंगे तब मैं 1 लाख कमाने लगूंगी। ऐसी सोच मैंने कहीं नहीं देखी थी, ये मुझे दिखा नेटवर्क मार्केटिंग में। और ये सब बहुत सारी चीजों को देखने के बाद मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आई। पर जर्नी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि लोगों की सोच वैसी नहीं थी। लोग बोलते हैं कि हमें अमेरिका की तरह बनना है। अमेरिका की तरह कैसे बनना है? जींस पहन के। हाँ, धोती पहनना छोड़ दिए और जींस पहन लिए तो हमें लगता है हम अमेरिका की तरह बन गए, हम चाइना की तरह बन जाएंगे, हम जापान की तरह बन जाएंगे। पर भैया बस कपड़े चेंज करने से नहीं होता है, आपको वो सारी चीजें भी करनी पड़ती है जो वो ऑलरेडी कर रहे हैं। हमारे यहाँ लोग 30-30 साल तक, इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी शादी हो जाती है, बट इसलिए उनसे पूछेगा कि भैया क्या कर रहे हो? प्रिपरेशन कर रहे हैं जॉब का। हाँ, पढ़ रहे हैं। भैया आपकी शादी हो गई है, आपके बच्चे हैं, फिर भी आप प्रिपरेशन ही कर रहे हैं। जबकि बाहर में जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उसमें लोग जब बच्चे 10th कर लेते हैं या 12th कर लेते हैं मैक्सिमम, उसके बाद वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, एटलीस्ट अपना खर्चा तो खुद निकालते हैं। पर हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता, इनफैक्ट पेरेंट्स भी नहीं करने देते। एक वो सोच बन गया है। तो भला हुआ कि मुझे ऐसी अपलाइन मिली और ऐसी चीजों मैंने सर्च किया, उसके बाद आरसीएम में आई। जर्नी आसान नहीं थी। मैं 19 साल की एज में लगभग स्टार्ट की थी। 19 साल की एज में जब स्टार्ट की थी एंड लोगों को जाती थी बताने के लिए, तो उल्टा लोग मुझे समझा के भेजा देते कि बेटा अच्छा खासा कॉलेज में हो, इस कॉलेज से मिल रहा है, अच्छी खासी जिंदगी बन जाएगी तेरी, क्यों बर्बादी में जा रही हो। तो ऐसा बहुत सारा हुआ। लेकिन जब आपका विजन क्लियर होता है, जब आपको पता होता है कि आप क्या करने के लिए आए हैं, तो फिर ये छोटी मोटी ताना, ये रिजेक्शन, ये ऑब्जेक्शन कोई कुछ भी रोकने का नाम नहीं लेती। भगवान ने 2 कान दिए थे, दोनों कान से तारीफ मिले तो दोनों कान से अंदर घुसाती थी, अगर बुराई मिले तो एक कान से घुसा के दूसरे कान से निकालते थे। इसलिए आज यहाँ पे हूँ। और यही यही सारी छोटी छोटी सेक्रीफाइस है जो आपको करनी पड़ती है। कुछ लोगों को इग्नोर करना पड़ता है और कुछ लोगों को साथ लेना पड़ता है, तभी जाके कामयाबी आ जाती है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं। मुझे आज तक नहीं लगता कि मैं कोई बड़ा काम की हूँ, क्योंकि नॉर्मली लोगों से बात करना ही कोई बड़ा काम नहीं है, हम तो बात करते ही हैं। तो इस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुई। थोड़ी सी ऑब्जेक्शन आई, थोड़ा रिजेक्शन आया, थोड़ा अप्स डाउन चलता रहा, बट जर्नी आसान थी, सिखाने वाली थी। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं आरसीएम में नहीं होती तो ये सब चीजें मैं सीख पाती। जो फाइनेंशियल एजुकेशन मेरे पास है, जो कम्युनिकेशन मेरे पास है, जो टीम को हैंडल करने की जो मेरे पास वो कलाकारी आई है, टीम को अपने से बड़े लोगों को सामने बैठा के सिखाने की जो कलाकारी आई है, अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग में मैं नहीं रहती तो शायद ये चीज सीखने में मुझे 50 साल लग जाते, जो चीज मैंने यहाँ पे 4 से 5 साल में सीखी है। पैसे तो कमाए हैं वो अलग बात है, पर पैसे के साथ जो कमाए हैं वो जिंदगी में मुझे बहुत ज्यादा ग्रोथ देगी। इस चीज को लेके मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था और इसी तरीके से चलती गई। रॉयल्टी अचीवर बनी। रॉयल्टी अचीवर बनने के बाद लगा कि जिंदगी बहुत, अब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है, टीम मेरे साथ है, तो फिर और स्पीड से काम हुआ। फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ऐसे एजुकेशन से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सीखना है। तो मैंने आईटी खड़गपुर से कुछ कोर्सेस मैंने किए, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे कोर्स किए, लीडरशिप पे मैंने कोर्स की, और कोर्स सिर्फ कोर्स ही नहीं किए, इनफैक्ट मैं 5% में भी आई, टॉप 5% में आई। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत हो गया है, अब थोड़ा प्रैक्टिकली जाते हैं। तो फिर मैंने डॉक्टर विवेक बिंदर सर का कोर्स मैंने ज्वाइन किया, वहां पे मैं सीखी, वहां पे मैंने बहुत सारे पैसे खर्च किया ताकि मैं अपने आप को उस तरीके से डेवलप कर पाऊं, ताकि मैं टीम बना पाऊं, अच्छे लोगों की टीम बना पाऊं, और जो टीम मेरी है उसको अच्छे से डेवलप कर पाऊं। फिर मैंने संतोष नायर सर का कोर्स लिया, उससे मैं सीख रही हूँ। तो अभी सब ट्रेनिंग एक साथ चल रही है और साथ में सीख रही हूँ। अपलाइन, कोर लीडर, कंपनी, सबसे सीखते हुए टीम को बना रही हूँ और लोगों को सिखा रही हूँ, और अभी स्टार पर्ल के मुकाम पे हूँ। सितंबर 2020 में लॉकडाउन था, लॉकडाउन में मैंने
लगभग बस 9 महीने में, दिसंबर 2019 में मेरा पर्ल का पिन आया था, और कॉलेज खत्म होने से बस 5 महीने पहले मैंने टेक्निकल अचीवर मैं अचीव कर ली थी। मतलब कॉलेज खत्म होने के बाद बच्चे सोचते हैं कि इनको क्या करना है, और कॉलेज खत्म होने से पहले मैं फाइनेंशियल फ्रीडम और पैसिव इनकम अर्न कर रही थी, और साथ में गवर्नमेंट को टैक्स दे के लोगों की जिंदगी बदल के मैं कर रही थी। और बस 9 महीने लगे, दिसंबर 2019 में पर्ल की पिन आई थी, और सितंबर 2020 में मैंने स्टार पर्ल का पिन किया था। बस घर में बैठ के पूरा ऑनलाइन काम करके मैंने किया, बहुत अच्छी टीम बिल्ड की। लोग बोलते हैं कि वक्त खराब था, कोविड था, पर मेरे लिए वक्त बहुत अच्छा था। वक्त कोई खराब अच्छा नहीं होता है, वो हमें बनाना पड़ता है। वक्त तो वक्त ही होता है। तो वो ये आप लोगों की दुआ है कि उस वक्त को मैंने अच्छा किया, और उस वक्त को अच्छा करके बस 9 महीने में स्टार पर्ल के मुकाम को हासिल की। अभी स्टार पर्ल को मैं मेंटेन कर रही हूँ, लगातार सीख रही हूँ, लोगों से इंटरेक्ट कर रही हूँ, और आप लोगों की दुआ रही तो और आगे बढ़ूंगी। और आज के टॉपिक पे आते हैं, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। आज के टॉपिक पे आते हैं, लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग सच में चलेगा, होगा ये सब चीजें, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग चलेगा या नहीं चलेगा, उसको समझने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है, अभी आसपास क्या चल रहा है। इस चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं एक पीपीटी शेयर करना चाहूंगी आपका। तो फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का इस वेबिनार में। आज पूरा टॉपिक पे बात करेंगे। थोड़ा सा मैं डेटा ज्यादा बोल सकती हूँ, पर घबराइएगा मत, वो सारे डेटा को मैं एक्सप्लेन करूंगी कि ये क्या बोलना चाहती हूँ। क्योंकि मेरी शुरुआत ही ऐसी हुई है, तो ये मेरा जर्नी का पार्ट बन गया है। तो अभी हमारी कंट्री में क्या चल रहा है, ऑल वाइड क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इसको थोड़ा समझते हैं, फिर इसको कनेक्ट करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग ये कैसे कैसे हो सकता है। तो अगर डेटा को देखें, तो जो डेटा ये कहती है कि इंडिया में जो नौकरी थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था, वो सबसे हाई था मई में, जो था 11.9% हो गया था, जो कि अप्रैल में सिर्फ 7.9% था। कुछ लोग बोलेंगे अगर कोविड था इसलिए जॉब गई, लेकिन आप याद कीजिए जब भी नोटबंदी हुई थी तब भी जॉब गई थी। ऐसे बहुत सारे डेटा बोलते हैं कि 2022 तक, ये 2021 में जस्ट हम लोग इंटर करेंगे अभी, 2022 तक लगभग 205 मिलियन लोगों की जॉब जो है वो लगभग खत्म हो जाएगी, ग्लोबली बात कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और डेटा देखें तो कुछ लोग बोलते हैं कि इंडिया में जो है नौकरी जो है खतरे में है। लगभग अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है 2020 में सबसे ज्यादा थी लास्ट 29 साल में। मतलब कि लास्ट 30 साल का अगर डेटा देखें तो 30 साल में सबसे ज्यादा अगर हाईएस्ट बेरोजगारी कहीं पे हुआ था इंडिया में, तो वो इंडिया में हुआ था 2020 में। अब कुछ लोग बोलेंगे कोविड का टाइम था ना इसलिए ऐसा हो गया। देखिए कोविड का टाइम तो था, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि वक्त बदल रहा है, और उस वक्त को बदलने से क्या क्या होगा उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, एकदम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे ठीक है ना, क्या दिक्कत है, जॉब में थोड़ी गिरावट हो रही है तो हम अपना कोई स्टार्टअप करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, आरसीएम क्यों करें, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें। पर आपको एक डेटा और मैं दिखाना चाहूंगी कि हम लोग कैसे पैसा कमाते हैं, या तो खेती करके, या तो जॉब करके, या तो अपना कुछ बिजनेस करके, या इन्वेस्ट करके। अब हमें सबको समझना पड़ेगा। देखिए कोई भी इंडस्ट्री बुरी नहीं है, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि अभी जो भी डेटा मैं आपको दिखाऊंगी, मेरा ये बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि ये काम खराब है ये काम अच्छा है। मैं कभी भी ये नहीं बोल रही हूँ कि जॉब खराब है आरसीएम अच्छा है। मैं बस आपको वो सच्चाई दिखाना चाह रही हूँ जो सच्चाई हमें पता नहीं चल रही है, जो सच्चाई हमें इंटरनेट पे फेसबुक पे आप नहीं देख पा रहे हैं, आप कुछ और देख रहे हैं, जो सच्चाई व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, जो सच्चाई यूट्यूब पे आप नहीं देख पा रहे हैं। यूट्यूब पे इंटरटेनमेंट दिखाया जा रहा है, या हम इंटरटेनमेंट देख रहे हैं, लेकिन ये एक सच्चाई है जो हमें देखनी चाहिए। और सिर्फ इसलिए नहीं कि आपके लिए खतरनाक है, इसलिए क्योंकि आपकी आने वाली जनरेशन के लिए खतरनाक है। अगर वक्त से पहले नहीं बदलेंगे तो फिर वक्त के साथ या वक्त के बाद बदलने में बहुत तकलीफ होने वाली है, और वो ऐसा हो जाएगा कि शायद बदलने का कोई फायदा ही नहीं रहे। तो इसलिए ये सब चीजें समझनी जरूरी है कि जॉब की कंडीशन खराब हो रही है, वो इसलिए नहीं क्योंकि सरकार बुरी है या कुछ ऐसा है, ये नहीं, वो क्यों हो रहा है उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि हम बिजनेस करके कर लेंगे, तो बिजनेस जो करेंगे उसकी अगर रिपोर्ट आप देखेंगे तो आईबीएम की रिपोर्ट बोलती है कि 90% इंडियन स्टार्टअप जो है वो फेल हो जाती है, वो 5 साल के अंदर फेल हो जाती है। 90% स्टार्टअप मतलब 100 में से 90 स्टार्टअप फेल हो जाती है बस 5 साल के अंदर में। ये रिपोर्ट आईबीएम की है, ये सब चीजें आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, सब देख सकते हैं। मतलब बेसिकली मैं ये बोल रही हूँ कि आने वाले टाइम में आप ये नहीं कह सकते कि जॉब बहुत सिक्योरिटी दे देगी, या कोई बिजनेस करके हम बहुत बड़ा सिक्योरिटी हासिल कर लेंगे, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। इन दोनों में बहुत सारी चीजें हैं। कुछ लोग सफल हो रहे हैं, पर ये देखना है कि क्या हम वहां पे सफल हो सकते हैं, कि हमारी कैपेसिटी, हमारी स्किल, हमारी वो सारी चीजें, वो कैपिटल हमें अलाउ कर रही है कि हम जॉब में
सस्टेन कर पाएंगे, बिजनेस में अच्छा कर पाएंगे, ये हमें सोचने की जरूरत है। जितने भी महिला हैं, आप बस सोचिए कि ठीक है आप अभी क्या कर रही है नहीं कर रही है, पर आप अपने बच्चे के बारे में जरा सा सोचिए कि क्या आप गारंटी दे सकती हैं, या जो भी पुरुष हैं क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि आपका बच्चे को आने वाले टाइम में जॉब मिल जाएगा? क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं कि आपका जो बच्चा है वो आने वाले टाइम में बिजनेस करके खुद को सर्वाइव कर पाएगा और वो बहुत अच्छी इनकम ले पाएगा? ये बहुत बड़ा सोचने का सवाल है जो हमें सोचना पड़ेगा। अगर आप नहीं सोचेंगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, वो आपके बच्चे के लिए बड़ी दिक्कत बन के नजर आएगा। और ये सब चीजें इसलिए आ रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, पहले जिस बैंक की बात करूं, जो 5-5 बैंक हुआ करती थी, अगर 5 बैंक में 5 एम्प्लॉय रहते थे तो 25 लोगों की नौकरी होती थी। लेकिन आज के टाइम पे क्या हुआ, ये 5 बैंक मर्ज होके बस एक बैंक रह गया है, बहुत तेजी से मर्ज हुआ है। जितने भी आरसीएम के लोग, आप लोगों को तो पता हुआ होगा ही, अकाउंट नंबर चेंज करना पड़ा होगा। तो इतनी ज्यादा जो मर्ज हुई है बैंक, 5 बैंक के जगह एक बैंक रह गई है, तो एक बैंक में कितने कर्मचारी रह गए? 5। जहां 25 की जॉब थी वहां 5 की जॉब है, 20 लोगों की क्या हुई? नौकरी गई। कुछ लोग बोलते हैं कि आज के टाइम पे नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि ये सरकार खराब, वो सरकार खराब। लेकिन भैया जिसकी नौकरी थी ना, उसकी बच नहीं रही, ये वाला कंडीशन है। और हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। पहले जहाँ पे हम टोल टैक्स में जाते थे, टोल टैक्स जब हम पे करते थे, गाड़ी से जाते थे, तो वहां पे हम जाते थे, पैसे देते थे, रसीद लेते थे और हम जाके आगे बढ़ते थे। पर आज के टाइम पे वहां पे रसीद लेने वाला कोई खड़ा रहने की जरूरत नहीं है। हम जाते हैं, वहां पे वो स्कैन होता है और वो जाके डेबिट हो जाता है अपने आप अकाउंट से, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। बैंक में अब ज्यादातर लोग गए नहीं, मुझे तो याद नहीं कि लास्ट टाइम में बैंक कब गई थी। तो बैंक की नौकरी, रेलवे की नौकरी, जो छोटी मोटी नौकरी है, ऐसी नौकरी जो कि रोबोट कर सकता है, कोई मशीन कर सकता है, कंप्यूटर कर सकता है, वो धीरे धीरे खत्म होगी। और ये मजबूरी है खत्म करना, कोई मजे से नहीं कर रहा है, मजबूरी है। इतने लोगों को कैसे पैसे देंगे, ये सब चीजें हैं। और जब ये आएगा ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, जब रोबोट आएगा, इसका अगर आप डेटा देखिएगा, ये डेटा ये बोलता है कि ऑटोनोमस रिसर्च ये बोलता है कि ओवर दैट 1.2 मिलियन ऑफ पीपल जो बैंकिंग में है या लेंडिंग सेक्टर में है, वो उसकी जॉब खत्म हो जाएगी, रिप्लेस कर दिया जाएगा उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 2030 आते आते। ये रिपोर्ट बहुत पहले की है, 2019 या 2018 की ये रिपोर्ट है। और जब कोविड आया है तो आदमी आदमी से है ना डर रहा है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को अपने पास में लाना, मतलब लाने से डर रहे हैं हम लोग। फैक्ट्री में ज्यादा लोगों को रखना अलाउ नहीं हो रहा है, तो वहां पे क्या करेंगे? वो ऑटोमेटिक मोड पे वो जाएंगे, रोबोट को लेके आएंगे या कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहां पे डालेंगे, तो वहां पे जॉब खत्म होगी। तो ये सब चीजें जो खत्म हो रही है, उसका रिप्लेसमेंट आप कैसे करेंगे? जो लोग जॉब से बाहर जा रहे हैं वो पैसा कहाँ से कमाएंगे? वो क्या खाएंगे? कहाँ पे जाके सरवाइव करेंगे? ये सब सोचने की जरूरत है। और ऐसे हजारों डेटाज हैं जो आपको देखना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि जिंदगी किस तरीके से चेंज हो रही है, किस तरीके से बदलाव हो रहा है। और मैं यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं साइंस के स्टूडेंट हूँ तो सब बुराई नहीं कर सकती। देखिए, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि जॉब सिर्फ खत्म होगा, जॉब आएगा भी इसके कारण। क्योंकि जो रोबोट हैं, वो रोबोट को बनाने के लिए भी तो कोई आदमी चाहिए, कोई मैन पावर चाहिए, लेकिन वो रोबोट को बना सके इतनी स्किल होनी चाहिए। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से जॉब खत्म होगी, पर जॉब आएगी भी, लेकिन जॉब वैसी जॉब आएगी जहां पे ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल होता होगा, जहां ज्यादा इंटेलिजेंस, ज्यादा स्किल का इस्तेमाल होता होगा। तो या तो अगर आपको जॉब करना है तो अपनी स्किल को बढ़ाइए, मशीन लर्निंग सीखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखिए, कंप्यूटर का जो डेटा है, डेटा साइंटिस्ट आप बनिए, तब जाके आप सरवाइव कर पाएंगे। ये सोचेंगे कि हम पिछले जो पढ़ाई होती थी 50 साल 60 साल वही पढ़ के आज के टाइम पे जॉब में सरवाइव कर पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या तो आप इस चीज के लिए तैयार हो जाइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, या तो आप तैयार हो जाइए, अपनी एजुकेशन को उस तरीके से कीजिए, या नहीं तो कुछ ऐसा रिप्लेसमेंट खोजिए जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम नहीं करती है। उम्मीद करती हूँ कि ये सब चीजें आपको समझ में आई होगी। तो ये सब चीजें कह के मैं बेसिकली ये कहना चाहती हूँ कि वक्त बदल रहा है और इस वक्त को रिप्लेस करना होगा कि आपको पैसा कहाँ से कमाना है, कैसे कमाना है। और ये सब चीजें आरसीएम में सब कुछ एक साथ मिलता है, और वो कैसे मिलता है इसको धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चीजें समझ में आ गई होगी कि आने वाले टाइम में आरसीएम का फ्यूचर या नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर इसलिए ज्यादा होने वाला है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से या बहुत सारी चीजें और सारी चीजें आने से जॉब की मात्रा खत्म होगी, लोग ज्यादा होंगे पर
पैसे कमाने के साधन नहीं होंगे तो लोग ऑटोमेटिकली शिफ्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पैसे के साथ साथ और सारी चीजें आने वाली है। और इंडिया में इसलिए ज्यादा शिफ्ट होने होंगे क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, इंडिया में जो है रिलेशन बहुत अच्छे हैं, इंडिया में बिल्ड करना बहुत अच्छा है आरसीएम को, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में ऐसा होता है कि आप अनजान लोगों को देखकर भी बात करना स्टार्ट कर देते हैं, ये हमारे खून में है, तो इसलिए बिजनेस करना भी आसान है यहाँ पे। तो इसके आगे अगर बात करूं, लेकिन इतना आसान नहीं होता इस बिजनेस को करना। ये बस बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे हम आए तो हैं, ज्वाइन तो किए हैं, हमें लगा कि ठीक है जॉब से अच्छा हो सकता है, जॉब से ज्यादा इनकम आ सकता है, लेकिन आके कुछ ज्यादा मतलब कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ तकलीफ हो रही है, बिजनेस हो नहीं पा रहा है। वो इसलिए नहीं हो पाता ज्यादा लोगों का बिजनेस क्योंकि वो बहुत दूर का नहीं सोच पाते, इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि बिजनेस है ये। बिजनेस जो है ना, जॉब में मंथली सैलरी होती है पर बिजनेस में मंथली नहीं होती। बिजनेस में होता है कि आपको जब 2-3 साल आप देते हैं उसके बाद आपको एक बड़ा रिजल्ट दिखना स्टार्ट होता है। इनफैक्ट अगर मैं 2-3 साल नहीं भी बोलूं तो कम से कम 1 साल आपको देना होता है, तब जाके आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट होता है। तो अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आएंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में आके आपको एक बड़े विजन पे काम करना पड़ेगा। बड़े विजन पे काम करना पड़ेगा मतलब कि आपको जब ये इस तरीके का हो, आपका बिजनेस जब इस तरीके का हो तो आपको इस तरीके का सोच रखना पड़ेगा। ये विजन ही, ये बोले ना, नंगी आंखों से नहीं दिखता है ये। जब आपका बिजनेस बस 20,000 का हो और सपना आप ये ले रहे हो कि मेरा बिजनेस 4,65,000 का होगा, मतलब कि मैं रॉयल्टी अचीवर बनूंगा, 3.5 1,15 का बिजनेस होगा। 20,000 के बिजनेस वाले को ये 4,65,000 का बिजनेस है ना, ये नंगी आंखों से नहीं दिखता, वो विजनरी आंखों से दिखता है। और वो विजन तब क्लियर होता है जब आप इस बिजनेस के बारे में गहराई से जानते हैं कि बिजनेस क्या क्या है, किस इंडस्ट्री से कितना बड़ा है। तो मैं लकी हूं कि मुझे वो सब चीजें जानने का मौका मिला। मेरी अपलाइन मोहन प्रसाद सर ने मुझे ये सब चीजें बताई कि ऐसा ऐसा है। इनफैक्ट बहुत सारी डेटा वो मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजती थी कि मधु बताओ इसको, समझ के मुझे भी बताओ कि ये क्या बोलना चाह रहा है। तो वो खुद इतने जागरूक थे, मैंने ये सब चीजें देखी। और मैं अगर बोलूं तो हमारी इंडस्ट्री की ताकत जो मैं देखती हूँ, जो विजन मैं देखती हूँ, अगर वो मैं आपको बताऊं कि ये विजन ये है कि आज के टाइम पे किसी का माइक ऑन है क्या, आप ऑफ कर सकते हैं प्लीज? होस्ट प्लीज आप देख लीजिए ना, जो भी होस्ट है प्लीज सर आप एक बार देख लीजिए, माइक ऑफ कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम है, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी। अगर बाहर में देखें तो म्यूजिक इंडस्ट्री जो होती है वो $20 बिलियन की है। और अगर दूसरी इंडस्ट्री देखें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कपड़ों का इंडस्ट्री है, वो $108 बिलियन की है। और अगर मैं बात करूं तो जो वीडियो गेम की इंडस्ट्री है बहुत ज्यादा ग्रो की है, इनफैक्ट लॉकडाउन में बहुत ज्यादा ग्रो की है, ये $120 बिलियन की है। और अगर बात करूं मैं, जो मूवी इंडस्ट्री है, जो हम लोग बॉलीवुड में देखते हैं कि ये इतना ज्यादा अच्छा लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, ये इतने ज्यादा अमीर हैं, वो इंडस्ट्री $136 बिलियन की है। अब सोचिए ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बहुत सारे कपड़े के व्यवसायी को आप देखते होंगे जो बिजनेस करते हैं वो बहुत अमीर हैं। बहुत सारे लोग म्यूजिक में, गाना में देखते होंगे वो लोग बहुत अमीर है। बहुत लोग देखते होंगे वीडियो गेमिंग वाला बिजनेस करते हैं और वहां पे बहुत अमीर है। कुछ लोग देखते होंगे कि अरे बॉलीवुड के लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं, लेकिन उनका देखिए कितना बड़ा मार्केट है। यहाँ पे 20 बिलियन का, $108 बिलियन का, 120 का, 136 का। पर पता है हमारी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है? हमारी इंडस्ट्री अगर आप देखा जाए तो $193 बिलियन की है। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री $193 बिलियन की, मतलब ये सब इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री हमारी इंडस्ट्री है। मतलब कि अगर मैं बोलूं एक लाइन में कि हम उस इंडस्ट्री में हैं जिस इंडस्ट्री में सलमान खान से भी अमीर बना जा सकता है, क्योंकि सलमान खान से भी बड़ी इंडस्ट्री में हम हैं। हम उस इंडस्ट्री में है जहाँ पे आप अनुष्का शर्मा से, सूर्या राय बच्चन से, और जो भी आपको फेवरेट हीरो हैं उसका नाम आप ले लीजिए, उससे भी आप अमीर बन सकते हैं और उससे ज्यादा सिक्योरिटी आप कमा सकते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है। उनकी इंडस्ट्री $136 बिलियन की और हमारी इंडस्ट्री $193 बिलियन की है। पर बात यही आ जाती है कि $193 बिलियन में आपको कितना चाहिए, कितना लेना है आपको, और उस तरीके से सोच के आप काम कितना दूर तक कर पा रहे हैं। और ये विजन देखकर ही मजा आता है काम करने में। कहते हैं ना, जब एक बड़ा विजन के साथ काम करते हैं ना तो फिर ये नींद, प्यास, थकान, गर्मी, सर्दी ये सब नहीं लगती, क्योंकि आपके माइंड में वो सब चल रहा होता है। मेरे माइंड में जब डायमंड का चल रहा होगा, आपके माइंड में जब स्टार रूबी का चल रहा होगा, आपके माइंड में जब रूबी का ख्यालात चल रहा होगा, तो लगता है कि आपको थकान होगी, हाँ, लेकिन वो विश्वास पक्का होना चाहिए कि मैं यहाँ पे रूबी बन सकता हूँ, मैं यहाँ पे 10 लाख रुपए की इनकम ले सकता हूँ, 20 लाख 25 लाख की इनकम मंथली ले सकता हूँ। ये जब तक आप सोच नहीं पाएंगे तब तक आप उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, और वो सोचने के लिए आपको विजन पता होना चाहिए।
तो ये सब चीजें आपको पता करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का विजन देखना है कि फ्यूचर क्या हो सकता है, तो आपको पहले मार्केट में जो चीजें चल रही है उसके बारे में देखना होगा, और फिर देखना होगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, किस तरीके से यहाँ पे कितने करोड़ का विजन यहाँ पे आप देख सकते हैं, कितने करोड़ का टर्नओवर यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि आपको पता चल गया होगा कि हमारी इंडस्ट्री कितनी खतरनाक वाली इंडस्ट्री है, कितना बड़ा विजन यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब थोड़ा सा बात करते हैं, जो आज का टॉपिक है वो बात करते हैं हम महिलाओं के बारे में। ये महिलाओं की जिंदगी है। थोड़ा सा करवा करवा चीज बोलूंगी, थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा। थोड़ी कड़वी बोलती हूँ मैं कभी कभी, जब ये वाला टॉपिक आता है तो थोड़ा कड़वी हो जाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा बात करेंगे। एक लड़की का जन्म हुआ, थोड़ी सी बड़ी हुई, पापा की परी है ये, मम्मी की रानी, बिटिया रानी है, थोड़ी और बड़ी हुई, और यहाँ तक हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी आई तो हमारे घर में हमारी बिटिया आई, जिसकी जिंदगी हम बहुत अच्छी बना सकते हैं। उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनको अपना नाम देते हैं, वो अपने फादर के नाम से, अपने मदर के नाम से जानी जाती है, बहुत अच्छा से सब कुछ होता है। फिर जैसे ही यहाँ पे आती है, हमें चिंता होती है उसकी शादी की, कि हमें उसकी शादी करनी है। फिर शादी करते हैं उसकी, और इस टाइम पे हो सकता है दो कंडीशन हो सकता है कि आपके पास जॉब हो, या आप अपनी इनकम ले रहे होंगे, वो इनकम कहीं से भी आप ले सकते हैं, या ये कंडीशन हो सकता है कि आपके पास जॉब नहीं हो और आप एक हाउसवाइफ बन के इस घर से मायके से आप ससुराल में जा रही हैं। अब जॉब नहीं है तो इसका कंडीशन क्या होता है कि आपकी जिंदगी घर से स्टार्ट होती है और फिर एक किचन में सिमट के रह जाती है, और बहुत सारा काम करती हैं आप, ऐसा नहीं कि बहुत सारा काम नहीं करती हैं। इनफैक्ट अगर आप काम की वैल्यू करें अपने काम की, कि खाना बनाने का इतना, कपड़ा धोने का इतना, घर साफ करने का इतना, बच्चे को पढ़ाने का इतना, अपने सास ससुर को दवाई देने का इतना, अगर उसकी वैल्यूएशन अगर आप करेंगे, पति की सेवा करने का इतना, हाँ, तो वो अगर वैल्यूएशन अगर करेंगे और वो चार्ट बना के अगर आप अपने हस्बैंड को दे दिए कि मेरा जो काम मैं मंथली करती हूँ और बिना छुट्टी का करती हूँ, सैटरडे संडे भी करती हूँ, ओवर टाइम भी करती हूँ, रात को भी करती हूँ, सुबह जल्दी भी करती हूँ, ये सब लिस्ट बना के अगर आप सच में वो वैल्यू बना के दे दिए ना कि इसका 2000, इसका 3000, इसका, और वो बना के दे देंगे, तो आपके पति की शायद सैलरी उतनी नहीं होगी वो आपको पे कर सके, राइट। लेकिन फिर भी वो हमें आके बोलते हैं, करती क्या हो, दिन भर करती क्या हो, हाँ, खाली तो बैठी रहती हूँ। लेकिन कभी ऐसा कीजिए, उनको बोलिए कि बच्चे का ट्यूशन का फीस इतना है ना, तो ये फीस मेरा भी है, कपड़े धोने का धोबी इतना लेता है ना, तो ये फीस मेरा भी है। एक बार आप चार्ट बना के अपनी वैल्यू पता कीजिए कि आप कितने का काम कर रहे हैं। बस वही दिक्कत है ना कि हम वैसा काम करें जिसकी वैल्यू हमें नहीं दी जाती, और हम बोलते भी हम तो हाउस वाइफ है। अरे भैया, आपकी शादी आपके घर से थोड़ी हुई है जो हाउस वाइफ बोलते हैं। आप वाइफ, हाउस की वाइफ नहीं है आप एक इंसान की वाइफ है, बट स्टिल हमने ऐसा बना लिया। तो ऐसी धारणा है, और इसीलिए बार बार रीना मैडम बोल रही थी कि हम गधे की तरह काम करते हैं। तो गधे की तरह इसलिए काम करते हैं क्योंकि हमारी धारणा गलत है, हमें लगता है कि हम कुछ नहीं करते। आप एक बार पैसे की वैल्यू लगा के देखिए, फिर देखिए कितना काम करते हैं। तो यहाँ पे एक हो जाता है कि अगर आपको लगता है कि आप जॉब नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा गलतफहमी मत पड़िए, आप उससे भी बड़ा जॉब करते हैं और जिसकी वैल्यू आज तक दी नहीं गई है। और फिर क्या होगा कि आप बच्चे की माँ बनेंगी, फिर उनका सब कुछ, इनफैक्ट जो बच्चे का दूसरा कोई छूना भी पसंद नहीं करता, इनफैक्ट उनकी जो मतलब बोलूं कि जो उनका पेशाब होता है, जो वो कचरा करते हैं, वो सब चीजें साफ करा करके और आप उनको पालती हैं, और फिर यहाँ पे आती हैं। जब यहाँ पे आती हैं तो आपको हस्बैंड के नाम से, अपने हस्बैंड के नाम से जाना जाता है, आपको हस्बैंड के नाम से, और फिर जब यहाँ पे आती है आपको फिर अपने बेटे के नाम से, आपके सन के नाम से जाना जाता है। मैं बस ये पूछना चाहती हूँ रीना मैडम, संगीता मैडम, जब आप आई तो अपने पिता के नाम से, जब आपने शादी की तो हस्बैंड के नाम से, और उसके बाद अपने बेटे के नाम से, अगर इतना ही करना था तो ये संगीता, रीना, मधु, गीता, ये सब रखने की जरूरत क्या थी? हाँ, चेंज कर देते हर एक जगह। हाँ, ये उनकी बेटी है, ये उनकी पत्नी है, ये उनका इनकी उनकी माँ है। ये नाम रखने का क्या, बस आधार कार्ड के लिए ना हमारा नाम है क्या? बस पैन कार्ड के लिए या राशन कार्ड के लिए या वोट देने के लिए हमारा नाम है क्या? जब इस नाम की वैल्यू नहीं है तो ऐसे क्यों रखे हैं नाम? तो ये हमें सोचने की जरूरत है। और अगर आपका नाम खो रहा है, आपके साथ ज्यादती हो रही है, कोई बाहर से शक्तिमान या सुपरमैन या बैटमैन नहीं आएगा आपको छुड़ाने के लिए। आपको खुद के लिए स्टैंड खुद ही लेना पड़ेगा। और जो पुरुष हैं, आप बुरा मत मानिए, आपके लिए भी आगे कुछ चीजें बोलने वाली हूँ, डोंट वरी, आराम से बने रहिए। तो ये सोचने की जरूरत है कि आप कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे ये जॉब, अगर जॉब नहीं है तो उसकी जिंदगी मैंने बताई। अब थोड़ा सा बात करते हैं जिनके पास जॉब है, और ये ज्यादा दर्दनाक है। अब जॉब में क्या हो सकता है, इसमें भी दो कंडीशन हो सकती है। कंडीशन ये हो सकता है कि आपके जॉब में जो सैलरी हो, वो सैलरी आपके हस्बैंड की सैलरी से ज्यादा हो,
या आपके हस्बैंड से कम हो। अगर आपके हस्बैंड से कम भी होगी ना तो फिर भी आपको कोई वैल्यू नहीं है। अरे ठीक है ना, कमाती है, पर मेरे बराबर थोड़ी कमाती है, मेरे बराबर थोड़ी कमा पाएगी। अरे ठीक है ना, तुम्हारी सैलरी से होगा ही क्या, असली घर तो मेरे से चलता है। ऐसे बहुत सारे ताने सुनने को मिलते हैं। और अगर आपकी सैलरी ज्यादा है तो अगर आपने कुछ थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया, हाँ हाँ ज्यादा कमाती हो ना इसलिए ज्यादा मुंह चलता है, हाँ हाँ थोड़ा ज्यादा इनकम कमा लेती हो ना इसलिए ज्यादा बोलना सीख गई हो, हाँ हाँ मतलब पैसे का तो रौब झाड़ रही हो ना। और यहाँ पे अगर आप सही भी कुछ बोलेंगे ना तो सामने वाले के दिल में चुभेगा एकदम कांटा की तरह। और ये जिंदगी है महिलाओं की, मैंने देखा है लगभग 5 साल में मैं बहुत सारे घर में गई हूँ, लोगों से मिली हूँ, बहुत सारी महिलाओं को सुनी हूँ। ये कंडीशनिंग है, जॉब करना जॉब नहीं करना। और इस टाइम पे जब प्रेग्नेंट होते हैं तो लगभग 50% महिलाएं अपनी जॉब को छोड़ देती हैं और वो जॉब पे रिटर्न नहीं जाती। मतलब सोचिए कि हम बचपन से इतना मेहनत किए उस जॉब को लेने के लिए, और उस जॉब में गए, हम पैसा कमाने लगे और हमें उस जॉब को इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि हम नए फ्यूचर को ला रहे हैं, और नए फ्यूचर को लाने के लिए हम अपना फ्यूचर छोड़ देते हैं। लेकिन मैं बस ये पूछना चाहती हूँ, ऐसा क्यों नहीं है कि पुरुषों को भी थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़े, वो 9 महीने वो भी जॉब छोड़ के सेवा कर ले? ऐसा नहीं होता। खैर वो सब डिस्कशन में नहीं जाते हैं। तो ये सब कंडीशनिंग आती है कि ज्यादातर महिला यहाँ पे जॉब छोड़ देती है, और यहाँ पे जो होता है बहुत सारा अत्याचार होता है, इनफैक्ट दहेज के लिए, ये सब चीजें को अगर वो सब चीजें बोलूं तो बहुत ज्यादा डीप में जाना पड़ेगा और बहुत सारी चीजें हैं, टाइम ज्यादा चल जाएगा। लेकिन एक चीजों के बारे में जरूर बोलूंगी, जो हमारी सोसाइटी में दहेज प्रथा है हमारे, इनफैक्ट बिहार की बात करूं, बहुत सारे लोग बिहार में हैं, उधर की बाहर में तो इतना ज्यादा नहीं है। अगर मैं आसाम की बात करूं तो वहां पे दहेज नाम का चीज ही नहीं है। तो हमारे बिहार में बहुत सारी महिलाओं को बस इसलिए नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि अगर पढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा कि पढ़ाने के बाद उनके लिए पैसे नहीं बचेंगे, एंड फिर हम शादी वादी में क्या देंगे, इस वाला चीज चलता रहता है। तो कई सारी महिलाओं को बस इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि ताकि उनको दहेज दे सके। लेकिन जब अगर आप दहेज देंगे, तो अगर आप दहेज के बारे में सोचे तो बहुत सारी महिलाएं, इनफैक्ट पर डे इंडिया में 20 लड़कियों का मर्डर होता है बस दहेज के कारण। 20 पर डे। हाँ, यानी कि हम लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं जो हम लोग, और इस टाइम पे इस दिन आज के दिन 19 तारीख को 20 लड़कियों का मर्डर हो चुका होगा दहेज के कारण। जो हम लोग बोलते हैं ना कि अरे मेरी बेटी की शादी हो जाएगी तो हम गंगा नहा लेंगे, जितने भी पिता हैं आप इस चीज को सुनिएगा, हम लोग सोचते हैं ना कि जितनी भी अगर हम मेरी जो बेटी है उसकी अगर शादी हो जाएगी तो हम गंगा नहा लेंगे। लेकिन माफी चाहूंगी इतने कड़े वचन का उपयोग करूंगी कि लेकिन जो अगर ये सोच के अगर आप ये चीज कर रहे हैं, दहेज दे रहे हैं, तो उसी उसी गंगा में जो बोलते हैं कि हम गंगा नहा लेंगे, उसी गंगा में हो सकता है कि किसी बेटी की लाश की जो राख है उसको बहानी पड़ सकती है। ये कंडीशनिंग है इंडिया की, पर हमें ध्यान नहीं देते हैं। हमें समझना होगा कि हम किस जगह पे हैं और किस जगह पे काम कर रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप इसलिए नहीं हैं, आप इसलिए इसी जिंदगी के लिए नहीं है, और आपके पास जो चीज आपके पास टैलेंट है उस टैलेंट का आप उपयोग कीजिए। आप पुरुषों से ज्यादा अच्छा बिजनेस कर सकती है यहाँ पे, क्योंकि आपके पास वो सारी चीजें हैं जो लोगों को चाहिए बिजनेस को बिल्ड करने में। चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल की हो, चाहे रिश्ता बनाने की स्किल की हो, चाहे ज्यादा अच्छे से बॉन्डिंग बनाने की हो, लोगों को हैंडल करने की हो। एक हम ही महिला होती है जो एक अपना घर छोड़ के आती है और फट से एडजस्ट कर जाती है एक नए परिवार में, जिसको कि आज तक कभी जाने नहीं हम। हाँ, तो इतना अच्छा एडजस्टमेंट पावर तो हमारे अंदर है ना। पुरुष से पूछिए, उनको तो अपनी सासू माँ से ठीक से बात करने में कई साल लग जाते हैं और हम दूसरे दिन से उसको मम्मी बोलने लगते हैं। तो ये पावर हम में है, ये पावर हम में है, वो कम्युनिकेशन स्किल, वो अडॉप्ट करने का, रिश्ते को अडॉप्ट करने का, वो चीजों को संभालने का, किसी भी चीज में एडजस्ट होने का, ये सब चीजें हम में है ऑलरेडी। तो इसका आप इस्तेमाल कीजिए। और डायरेक्ट सेलिंग में सबसे अच्छी बात ये है कि आप कभी भी काम कर सकती है, फ्लेक्सिबल होकर आप काम कर सकती हैं, और यही है जो डायरेक्ट सेलिंग को महिलाओं के लिए सबसे सर्वोपरि बनाती है। आप यहाँ पे आराम से काम कर सकती हैं। बस ये सोचिए कि इस तरीके से जिंदगी तो नहीं जीनी, और जिस तरीके से जिंदगी अगर सोचने का आप सोचे तो आपके मन में वो डर आना चाहिए कि मुझे ऐसा नहीं जिंदगी जीना है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। जो डेटा मैं आपको दिखा रही थी कि अगर हमारी इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो हमारी महिलाओं की स्थिति है वो ये है कि 131 नेशन का अगर आप लेंगे तो 120वें स्थान में, मतलब नीचे से हम लोग फर्स्ट आते हैं। ये महिलाओं की स्थिति है। अगर बात करें, जो मैं बोल रही थी कि 50% ऑफ जो मदर होती है वो अपना जॉब छोड़ देती है और बस 27% रिटर्न आती है। तो हमें इस चीजों को बदलना पड़ेगा। अब देखिए, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं, इस महिला की बात करूं, ये लड़की है मान लीजिए 18 साल की।
18 साल की लड़की है, आपने इसको आरसीएम में आईडी लगाई, आप चाहे मम्मी है, पापा है, जो भी है, या भाई है, आपने इसकी आईडी लगाई और 18 साल के बाद उसको मीटिंग में लाने लगे, समझाने लगे, और इन्होंने अपना बी ले करना स्टार्ट कर दिया, और आप इनकी एक टीम बिल्ड कर देते हैं। थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए अपने घर की लड़कियों को, ए ले करना स्टार्ट कर दीजिए, वो अपनी बी ले करना स्टार्ट कर देती है। जब तक उसकी शादी तब तक मत कीजिए, जब तक कि उसका 4,65,000 का बिजनेस नहीं हो जाता, मतलब एक साइड में 3.5 लाख का, दूसरे साइड में 1,15,000 का नहीं हो जाता, इस लड़की का अब आप शादी कीजिए। जब रॉयल्टी अचीवर हो जाए तब इसकी शादी कीजिए, और उसके बाद उसके पास जब फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगी ना, तो उसके पास एक अलग तरह का इमोशनल, मेंटल और फिजिकल पावर उसके पास रहेगा कि अरे ये मैं, कोई बोलता है ना कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तो बोल सके कि इतनी ताकत है कि अपना घर खरीद सकती हूँ, उस तरीके का पावर आप उन्हें दें। हाँ, और जब उसके पे अत्याचार हो या किसी तरह का अत्याचार हो, तो वो ये कहने की हिम्मत रखे कि सामने वाले को, अपने हस्बैंड को, कि देख, आप जो कमाते हैं वो बस अपने लिए कमाते हैं, पर मैं जो कमाती हूँ अपने बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के लिए कमाती हूँ, ये पावर मेरी है, वो रॉयल्टी इनकम मैं ले रही हूँ, तो फिर उसके सामने किसी के चलती नहीं है। और आपकी बेटी को जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आरसीएम में है। अगर बिहार से आप उनकी शादी मुंबई में भी कर देती है ना, तो मुंबई में जाएगी तो वहां पे एक नया टीम बना लेगी। अगर वो साउथ इंडिया में जाएगी तो साउथ इंडियन में टीम बना लेगी। आप उसको विदा करेंगे 20,000 की सैलरी पे या 20,000 की इनकम पे, और साउथ इंडिया में जाएगी, या कहीं पे जाए, मुंबई में जाए या आसाम में जाए, वहां पे जाके वो अपना टेक्निकल का बिजनेस निकाल लेगी, और वहां पे वो 50,000 कमा के अगली बार जब घर आएगी तो 50,000 कमा रही होगी। तो ये वाला बिल्ड करके आप उनको दीजिए, और ये दहेज से भी कहीं ऊपर होगा। ये सब क्यों नहीं सोच सकते हैं? ये सब सोच के उनको बिजनेस करने के लिए दीजिए। और महिलाओं के लिए सर्वोपरि बिजनेस इसलिए है क्योंकि अगर आप ये डेटा देखेंगे, तो ये डेटा देख के आपको पता चलेगा जो डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ा टर्नओवर है वो है वेलनेस का और है कॉस्मेटिक का। वेलनेस और कॉस्मेटिक का सबसे ज्यादा टर्नओवर है। और अगर आरसीएम की बात करें तो आरसीएम के पास जो वेलनेस का प्रोडक्ट है, चाहे न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट ले ले, चाहे गामा का ओरिजिनल का प्रोडक्ट ले ले, चाहे आप गुड डॉट का प्रोडक्ट ले ले, ये तीनों वेलनेस का ही प्रोडक्ट मैं मानूंगी, क्योंकि तीनों में स्वास्थ्य को ध्यान में रख के प्रोडक्ट बनाया गया है। और ये प्रोडक्ट मोनोपोली प्रोडक्ट हमारे पास है, किसी के पास ये प्रोडक्ट नहीं है। और इस प्रोडक्ट पे कब्जा जो है वो महिलाओं का आप कर सकते हैं, क्योंकि महिला अगर एक घर में जाती है, अगर एक और एग्जाम्पल देती हूँ, अगर न्यूट्रीचार्ज किट्स की बात करें, न्यूट्रीचार्ज किट्स का प्रोडक्ट लेके एक महिला जाती है किसी के घर में, और एक पुरुष जाते हैं, और महिला एक पुरुष बताते हैं कि ये न्यूट्रीचार्ज किट्स है, इसमें 49 तरह का न्यूट्रिशन है, ये है वो है, सब कुछ है, मेरे घर में मेरा बच्चा पीता है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। एक पुरुष बताते हैं, और वहीं पे एक महिला जाती है और किचन में घुसती है, और वहां की महिला बोलती है, अरे तुम क्या पिलाती हो अपने बच्चे को? हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, पर उसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें इनफैक्ट कुछ भी नहीं है, ये देखो मैं अपने बेटे को ये पिलाती हूँ, इसमें 49 तरह का तत्व है, इसमें ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो अगर महिला न्यूट्रीचार्ज किट्स के बारे में बताती है ना, तो महिला का ज्यादा इंप्रेशन पड़ता है, ज्यादा चांसेस होता है कि वो प्रोडक्ट ज्यादा वहां पे सेल हो, और दोनों महिला मिलकर बिजनेस को बिल्ड कर सके। और क्योंकि महिला की बातों पर ज्यादा विश्वास होगी, ये मतलब नेचुरल है, बच्चों के बारे में वो झूठ नहीं बोलेगी, ऐसा इस तरीके से है। तो वो ये बिजनेस जो है ना, महिलाएं अच्छे से बिल्ड कर सकती है। और कॉस्मेटिक, आप किसी को पैड नहीं बेच सकते, जो पुरुष है उनके लिए बोलना चाहूंगी, आप किसी को सैनिटरी पैड आसानी से नहीं बेच सकते, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। इनफैक्ट इस चीज को लेके बहुत ज्यादा हुआ है, हम लड़कियां अपने ब्रदर या फादर से भी इस बारे में बात नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है, आप किसी भी महिला को जाकर सैनिटरी पैड के बारे में बता पाएंगे क्या? और पैड का जो मार्केट है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है। इसलिए मैं बोली थी कि ये वाला जो कॉस्मेटिक पर्सनल केयर का जो प्रोडक्ट है, जो हमारी रॉन्जनी का प्रोडक्ट है, जो हमारा पैड है, जो हमारा ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, ये सब प्रोडक्ट्स आप नहीं कर पाएंगे उस तरीके से सेल। और इस इतने बड़े मार्केट को, 26% के मार्केट को आपको कैप्चर करने के लिए आपको महिला को लाना ही पड़ेगा। और अगर आप महिलाओं को लेके नहीं आते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जो स्टार रूबी का पिन आपको 2024 में आ जाता आराम से, मुझे नहीं पता आप किस पिन में अभी, मैं आपको फिर भी बोल रही हूँ कि जो पिन स्टार रूबी का आपको 2024 तक में आ जाता, अगर आप इसको कैप्चर नहीं करते हैं, महिलाओं को नहीं लेके आ जाते, तो हो सकता है 2024 की जगह 2026 में ये पिन आपकी आए। इसलिए आपको इसको कैप्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप अगर ये सोच रहे हैं, अरे महिला क्या काम करती है, वो तो बस बात ही करती है, अरे बात करती है, ये तो सबसे बड़ी विशेषता है। अरे उससे कुछ नहीं होगा, कहाँ कहाँ ट्रेवल करेगी, कैसे बिजनेस करेगी, उसको लाके क्या होगा, ये बिजनेस तो यहाँ जाने का नहीं, आज के टाइम पे ऑनलाइन बिजनेस होता ही है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप महिलाओं के बिना बिजनेस को बिल्ड कर लेंगे, तो आप ये 26% का बिजनेस आप पूरा हाथों हाथ खो देंगे, और इस 36% में भी बहुत ज्यादा हाथों हाथ खो देंगे। और एफएमसीजी की प्रोडक्ट की बात करूं, तो जो महिला जाके बोलेगी ना कि हम ये नमक इस्तेमाल करते हैं, वो ज्यादा ट्रस्ट पैदा करेगी कंपेयर टू कि मेल जाके करेंगे। तो
तो इन सब चीजों को, बातों को ध्यान में रख के आपको महिला को लाना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो ये महिला मीटिंग देख रही है, आंटी, चाची, नानी, काकी, दीदी, जो भी सुन रही हूँ आप मुझे, अपनी इंपॉर्टेंस को पहचानिए। आप इतने बड़े सेक्टर में राज कर सकती हैं। इनफैक्ट यूएसए, अलग अलग जगह, जापान वगैरह सब में जाके अगर आप देखेंगे तो वहां पे महिलाएं ही राज कर रही हैं। तो आपको अपने बारे में सोचना है। और देखिए, हर एक बार हनुमान को आके तो बहुत सारे लोगों ने उसकी इच्छा, उसकी जो ताकत का एहसास करा दिया, पर आज के कलयुग के टाइम पे वैसा नहीं मिलेगा कि कोई आके आपको ताकत का एहसास करा दे। आपको खुद से ही करना पड़ेगा। हालांकि वेबिनार सब होता रहता है, पर आपको खुद से ही एहसास करना पड़ेगा। आपको खुद की इंपॉर्टेंस पहचाननी होगी और उस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। और सिर्फ काम अपने लिए नहीं करना होगा, आपको अपनी आने वाली जनरेशन के लिए काम करना होगा। क्योंकि अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो कई सारी महिलाओं के लिए आप कामयाबी का जो द्वार है वो खोल सकती हैं। और अगर मैं बोलूं कि जो बोलते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेल को चाहिए या फीमेल को, देखिए ज्यादातर जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो फीमेल को चाहिए, मेल को नहीं। हम लोग बोलते हैं पैसिव इनकम, फैमिली सिक्योरिटी, लेकिन आपको ही तो चाहिए। आप जब प्रेग्नेंट होंगी तो आप काम नहीं कर सकती, उस टाइम आपको पैसा चाहिए। जब आप बूढ़ी हो जाएंगी तो आप ज्यादा काम नहीं कर सकती, उस टाइम पे आपको वो पैसा चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। खुदा ना खास्ता जो फैमिली में कमाने वाला आदमी है, अगर वो बेड पे आ जाए, अगर वो 2 महीने काम नहीं कर पाए, उस टाइम पे पैसा कैसे आएगा? उस टाइम पे आप बच्चे को कैसे खिलाएंगे? वो सब चीजों को अगर सोचेंगे तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो ज्यादातर आपको इंपॉर्टेंट है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको इस इंडस्ट्री में सीरियसली काम करने की जरूरत है। आपको रॉयल्टी अचीवर बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू कि एक मेल बने, क्योंकि आपको ज्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। और आज का टाइम का अगर आप डेटा देखिए, अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा नेगेटिव बात करती हूँ, लेकिन अगर एक डेटा देखें तो जो लास्ट 10 ईयर की बात करूं, पिछले 10 ईयर में जो डाइवोर्स की रेट है वो बढ़ गई है, 50% हो गई है, जो 25 से 30 साल की उम्र की हैं। अब देखिए, उसमें से भी जो ज्यादा 1/3 महिलाएं थी जो अपने फ्यूचर का प्लानिंग कर चुकी थी, 2/3 महिलाएं, लगभग हर एक 3 में से 2 महिलाएं ऐसी थी जिनके पास कुछ सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं था, लेकिन उसको तलाक हो गया था। अब सोचिए उसकी कंडीशन क्या होगी। और ये आज के टाइम पे इंडिया में हो रहा है, बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है। तो मैं ये नहीं कहती कि ये ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें तैयार होना है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए तैयार होना है। इसके आगे बढ़ते हैं। अब संगीता मैडम से जब मेरी बात हुई थी, और यहाँ पे मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी, 5 मिनट, ज्यादा 5 मिनट ले सकती हूँ ना मैम? 5 मिनट लूंगी, और 5 मिनट यस लो ना? मैम, ले जी मैम, हाँ, ले सकते हाँ। हैं। जब मेरी संगीता मैडम से बात हुई थी, और मुझे बहुत प्राउडली मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि संगीता मैडम से जब मेरी बात हुई थी और मुझे लगा कि मीटिंग के लिए अगर वो इतना अच्छा फॉलो अप कर सकती हैं, तो मुझे लगता है कि ज्वाइनिंग के लिए और टीम के लिए कितना अच्छा फॉलो अप करती होंगी। मैडम ने मुझे फोन किया और मैं बोली कि मैडम मैं आधे घंटे में अपना शेड्यूल चेक करके बताती हूँ। और मैडम जस्ट आधे घंटे के अंदर में ही उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, और व्हाट्सएप पे मैसेज करने का रिप्लाई कर मैं नहीं की, फिर से उन्होंने फोन किया, और फिर से फोन करने के बाद फिर से, मतलब इतना अच्छा फॉलो अप। मतलब कोई अगर मीटिंग के लिए इतना अच्छा फॉलो अप उस टाइम से कर सकते कि आधे घंटे के अंदर, और फिर जैसे ही मीटिंग होने वाली थी, मीटिंग होने से बस 15 मिनट पहले मेरे पास फोन आ जाता है, ये आ जाता है। मतलब सोच सकते हैं कि अगर मीटिंग के लिए इतना शानदार फॉलो अप संगीता मैडम करती हैं, तो ज्वाइनिंग के लिए कितना अच्छा फॉलो अप करती होंगी, टीम के लिए कितना फॉलो अप करती होंगी। मैं तो चाहूंगी कि आप जहां भी बैठे एक बार संगीता मैडम के लिए जोरदार ताली बजानी चाहिए। मैं नमन करती हूँ आपकी उस इस टैलेंट की, आपकी फॉलो अप की शक्ति बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा। मैं नमन करती हूँ आपकी शक्ति की। और जब मैं मैडम से पूछी थी कि मैडम किस विषय में बात करनी है, तो मैडम बोली थी कि डायरेक्ट सेलिंग के फ्यूचर के बारे में थोड़ी सी बात करनी है, महिलाओं के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ी सी कड़वी सच्चाई में दिखाने की कोशिश की। अब महिलाएं कैसे कर सकती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस 5 से 5 मिनट में मैं इस चीज को समाप्त करूंगी। हम महिलाएं हैं ना, अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाती, क्योंकि हमारा टाइम हमारा होता ही नहीं है। हमारा टाइम बच्चों के जूते साफ करने में, बच्चों के कपड़े साफ करने में, बच्चों के डायपर साफ करने में, बच्चों के लिए तरह तरह के पकवान बनाने में, बच्चों के किताब सजाने में, बच्चों का बैग पैक करने में, बच्चों की ऑनलाइन क्लास लग गई है तो उसको बैठाने में, उसको दूध देने में, पति को यहाँ भेजना है वहां भेजना है। हमारा टाइम अपना है ही नहीं, और इसी में फंस के हम महिलाएं अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। और उसी के कारण से हम आरसीएम को सक्सेसफुली बिल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि हम भी ये बोलते हैं, अरे मेरे पास तो टाइम ही कहाँ है, इतना काम करते करते तो हम इतना थक जाते हैं कि मुझसे अब कुछ नहीं होता। लेकिन क्या आप जिंदगी भर इतना थकना चाहती हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। जितना काम अभी कर रही हैं, क्या सीरियसली आपको लगता है कि आप 60 साल की उम्र में इतना काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और अगर 60 साल की उम्र में आप इतना काम नहीं कर पाएंगे, और आपकी आने वाली बहू कितना ताना मारेगी, उसको जरा सा सोच के देखिए। अगर उन सबसे बचना है
आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, कुछ चीजों का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। कहते हैं ना कुछ चीजें पाने के लिए कुछ चीजें खोनी पड़ती है, कुछ कुर्बान करना पड़ता है। तो आप अपने टाइम को मैनेज करना स्टार्ट कीजिए कि मैं जो चीजें मेरे बिना चल सकती है, मेरे किए बिना चल सकती है, वो चीजें करने की आदत डलवाइए। बच्चों की जूता की फीता खुद ही बांधने की जरूरत नहीं है, उसको बनवाना सिखाइए। आप हमेशा उसके किताब उसके बैग में देख पूरा मैनुअल करके आप डाले, जरूरी नहीं है, उनको सिखाइए कि अपना बैग में खुद से वो अपना बुक्स डाले, वो अपना कपड़ा खुद से साफ करे, उनको सिखाएं। और ये सिर्फ आप अपने लिए नहीं कर रही है, उनकी भलाई के लिए कर रही है, उनको इंडिपेंडेंट बना रही है। और ये सबसे बड़ी बात है, मुझे प्राउड फील होता है कि मैं ऐसी फैमिली में पैदा हुई, मुझे बहुत 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 कुछ चीजें इंडिपेंडेंट होके करना सिखा दी थी मेरी मम्मी, इसीलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। बहुत सारी चीजें आपको सिखानी पड़ती है, वरना जैसे वो बाहर निकलेगा कभी वो कर नहीं पाएगा। लोग बाहर में सर्वाइव नहीं कर पाते, आज के बच्चे भाग के आ जाते हैं कि मम्मी मुझसे नहीं होगा, मम्मी मुझसे नहीं होगा, क्योंकि आपने कमजोर बना दिया उनको। तो वो आप उनके लिए भी थोड़ा उनको स्ट्रिक्ट कीजिए, और खुद के लिए भी, और वो सब टाइम बचेंगे आपके, और वो सब टाइम बचा के 4 घंटा डेली आश्रम को दीजिए। और ये 4 घंटा कैसे देना है वो मैं थोड़ा सा बताती हूँ आपको, मैं कैसे करती हूँ, मैं किस तरीके से काम करती हूँ, ये थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। 4 घंटे में पहला घंटा आपको, वो सुबह करे, शाम करे, रात करे, जब भी करे, 1 घंटा अपने के लिए लर्निंग पे डालिए। एकदम सीखिए बिजनेस कैसे करते हैं, लोगों को प्लान कैसे दिखाते हैं, प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताते हैं, फॉलोअप कैसे करते हैं। संगीता मैडम से पूछिए फोन करके, मैडम इतना अच्छा फॉलोअप कैसे करते हैं, बार बार लोग ना कर दे फिर उसको हाँ कैसे करवाते हैं, वो उनसे सीखिए। और आपके पास इतने अच्छे अच्छे और महिला लीडर हैं। ज्यादातर टीम में क्या होती है कि एक महिला काम करती है, पर उनके जो अपलाइन होते हैं वो पुरुष होते हैं, तो वहां पे बात करने में भी नहीं बनता कि कैसे बात करूं, रात हो गया कैसे फोन करूं, अभी कैसे फोन करूं, अच्छा नहीं होता वो। लेकिन आप बहुत अच्छी लगती है कि आपके पास आपकी अपलाइन गुरु माँ है। हाँ, गुरु पिताजी नहीं है, गुरु माँ है, ये बहुत अच्छी बात है। आप मैडम से सीखिए, संगीता मैडम से, रीना मैडम से सीखिए कि क्या किस तरीके से करते हैं बिजनेस। आप उस टाइम के लिए दीजिए, और बुक पढ़िए, वीडियो देखिए, लर्निंग पे फोकस कीजिए। इतना सीख जाइए, इतना सीख जाइए कि एक नया व्यक्ति तो क्या, एक दूसरी कंपनी का लीडर भी आके बैठ जाए ना, तो उसको आप सिखा दे कि आरसीएम ही बेस्ट है। इतना सीख लीजिए, और ये सीखने के लिए पर डे 1 घंटा आपको लगाना पड़ेगा। दूसरा काम कीजिए प्रोस्पेक्टिंग, मतलब प्लान दिखाने का काम, लोगों से बात करने का काम, ये 1 घंटा आप कीजिए। टाइम बांट के रखिए कि ये घंटा में 1 घंटा करूंगी। हाँ, वो थोड़ा वैरी करता रहेगा कि कभी दोपहर में कर लिया, कभी शाम में कर लिया, कभी ऐसा हुआ सुबह में टाइम मिल गया, पर ये करना है आपको। आप चाहे इसको ऑनलाइन कीजिए चाहे ऑफलाइन कीजिए, पर करना है 1 घंटा। मैंने बांध लिया है कि मैं पर डे 4 लोगों से बात करूंगी। कहाँ से करूंगी, कैसे निकालूंगी, मुझे नहीं पता। और कहते हैं ना, जब आप डेडिकेशन के साथ लग जाते हैं किसी चीज के पीछे, तो आपको वो हासिल हो जाता है। कहीं से नंबर मिल जाएगा, कहीं से फोन आ जाएगा। सोशल मीडिया पे बिल्ड कीजिए अपने ब्रांड को। हाँ, छठ का फोटो बहुत डाल लिए, दिवाली का फोटो बहुत पिक डाल दिया, लेकिन अपना फोटो डालने से आपका ब्रांड नहीं बनता। अपने साथ, अपने शिल्ड के साथ, अपनी कामयाबी के साथ फोटो डालने से आपकी कामयाबी आएगी, आपका ब्रांडिंग बनेगा, आपका नाम बनेगा। तो उस तरीके से बनाइए, आरसीएम को प्रमोट कीजिए, वहां से बहुत सारे फोन कॉल्स आएंगे आपके पास, वहां से बिजनेस आप बिल्ड कीजिए। सीखिए किस तरीके से फेसबुक पे बिजनेस बिल्ड करते हैं, इंस्टाग्राम पे कैसे बिल्ड करते हैं, फोन पे कैसे बात करते हैं, व्हाट्सएप पे कैसे बात करते हैं, सब कुछ सीखा जा सकता है। बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं खुद बहुत सारे वीडियो डाली हूँ कि सोशल मीडिया पे कैसे करते हैं। बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देखिए, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के वीडियो अवेलेबल है। इसके बाद तीसरा काम कीजिए फॉलोअप का। कितना भी प्लान आप दिखा लिए, कुछ नहीं होने वाला अगर आप फॉलोअप नहीं किए तो, सब काम ध्वस्त। और ज्यादातर लोग यही करते हैं, बोलते हैं अरे इतना प्लान दिखाते हैं मैडम, कुछ नहीं होता है, ऐसा वाला चीज, ऐसा एटीट्यूड होता है। अरे नहीं होगा कुछ, क्योंकि आप फॉलोअप नहीं कर रहे हैं। वो फॉलोअप कीजिए, सोशल मीडिया ऑफलाइन जैसे करना है आपको फॉलोअप कीजिए। और ये चौथा काम लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप ज्वाइनिंग भी लेके आ रहे हैं, फॉलोअप करके आप लोगों को ला रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, पर आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है टीम में, तो लोगों की ज्वाइनिंग करते जाएंगे और वो टर्मिनेट होता जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। तो बॉन्डिंग अच्छा बनाइए। लोग आपके टीम में बॉन्डिंग सबसे अच्छी होनी चाहिए, चाहे आपके अपलाइन हो चाहे आपके डाउनलाइन लाइफलाइन हो, सबसे बॉन्डिंग बनाइए। उसके लिए भी आप 1 घंटा रखिए कि मेरे टीम में जितने लोग आ गए हैं मैं उनसे बात करूंगी, पूछूंगी प्रोडक्ट कैसा लगा। और ऐसा मत पूछिए प्रोडक्ट कैसा लगा, कभी कभी तो लोग इसलिए आपको ना बोलते कि हाँ हाँ सब ठीक है, लेकिन लेंगे नहीं। उनको कुछ चीजें खराब लग सकती है पर आपको नहीं बोलेंगे, लेकिन आप उस चीज को इसलिए ऐसे पूछिए कि मैडम बताइए खुल के, क्योंकि हमको कंपनी को बताना है। तो उनको लगेगा कि अरे हम इसको थोड़ी बोल रहे हैं, हम तो कंपनी को बताने के लिए बोल रहे हैं, तो वो फिर खुल के आपसे बोलेंगे। ऐसे छोटे छोटे ट्रिक है जो कभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये चारों चीजें अगर आपने पर डे लगा दिया, और बस मैं बोलूंगी 1 से 1.5 साल, जमाना फास्ट हो गया है,
पहले लोगों को लगता होगा 3 साल रॉयल्टी जाने में, पर आज के टाइम पे नहीं लगता। आज के टाइम पे आप मेहनत कीजिए, 1.5 साल डेडिकेशन के साथ दीजिए, और ये चारों काम अगर आप कर लिए तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आप बहुत 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 अच्छी लीडर भी बनेंगे और बहुत अच्छी रॉयल्टी अचीवर भी बनेंगी। रॉयल्टी लेना आसान है अगर इस चारों चीजों को लगातार अगर आपने कर लिया तो। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा प्रोग्राम, कुछ ना कुछ चीजें आपको अच्छी लगी ही होगी। अपना फीडबैक दे सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, या कुछ भी आपको बुरी लगी तो आप मुझे दे सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, बहुत बड़ा कीजिए, बहुत अच्छा कीजिए, लगातार मुझे आशीर्वाद देते रहिए ताकि मैं भी बहुत अच्छा करती रहूँ। थैंक यू सो मच संगीता मैडम। जी मैडम, मेरा हो गया है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी 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 जी, धन्यवाद मैम कि आपने मेरे दिल के बात को छू लिया था कि हाँ मीटिंग मैम को चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए आपने हाँ कर ही दिया है। और हम लोग के बीच में विकास छेत्री जी हैं, उनको मैं इनवाइट करती हूँ। हेलो, हाँ जय सर। आरसीएम, सभी को मेरा जय आरसीएम। जय सिंह सर। या मैम, ऑसम मैम, आई एम वेरी एक्साइटिंग। मैं बहुत खुश हूँ आपकी इस बातों को सुनकर। और यहाँ पे जितने भी लोग हमारे बीच में हैं, मेल हो या फीमेल, आपने सभी का दिल जीत लिया मैम। मेरा ये फीलिंग से मैं बहुत दिल से ये बात बता रहा हूँ मैम। और मुझे और मौका मिले मैं बार बार सुनूं आपको, मुझे ऐसा फील हो रहा था। आपने पूरे डाटा के साथ दिया। और मतलब आज लोग सबसे ज्यादा डाटा पे बिलीव करते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और आपने एक एक चीज इतनी बारीकी से बताया। हैट्स ऑफ टू यू मैम, कि आपने पूरा ओपन कर दिया। जो हमारे बीच भी आज बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे कंप्यूटर डिपार्टमेंट से भी हैं आज हमारे बीच में। सब लोग मतलब एक मतलब आज के डेट में नेटवर्क ऐसा एक इंडस्ट्री हो चुका है। पहले लोग, आपने जो बताया कि अनपढ़ लोग कर रहे हैं, या आपके जैसे कि आपने जो भी वर्डिंग्स आपने किया वो टोटली ट्रू और फैक्ट है मैम, कि अनपढ़ लोग कर रहे थे, बट आज के डेट में सारे इंटेलिजेंस आ रहे हैं, है ना। तो अब ना मैं एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा कि मेरा नाम विकास है, मैं तिनसुकिया आसाम से हूँ मैम। और आसाम से होने के कारण आज मैं बहुत खुशनसीब हूँ, आपको सुन पा रहा हूँ। यहाँ पे सभी लोग, मेरे हिसाब से सारे लोग, जितने लोगों ने सुने हैं आपके बातों को दिल से सुना है, वो बहुत हैप्पी होंगे। और आज उन लोगों को नींद भी बहुत अच्छी आने वाली है, क्योंकि ये बहुत ओपनली माइंडेड आपने बताया। और आज मैं भी स्कूल चला रहा हूँ मैम। मैं आज 14 ईयर्स से एज ए प्रिंसिपल वर्क कर रहा हूँ। और आपने जो डाटा दिया वो ट्रू एंड फैक्ट है, और एब्सोल्युटली करेक्ट है। ये सारे डाटा हैं जो आपने दिया। और आज मुझे आज आपको थैंक्स करने का जो मौका मिला, या धन्यवाद देने का मुझे जो दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे महागुरु राजकुमार खुसलानी सर को, बीके पाल सर को और संगीता मैम को, कि उन्होंने मुझे आपके साथ रूबरू होने का मौका दिया मैम। मैं सभी रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर जितने भी आज यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, मैंने स्टार्ट 8:01 में हुआ था मैम। मैं इन नहीं कर पा रहा था, मैं एंट्री नहीं ले पा रहा था, 1 मिनट बाद फुल हो चुका था। और लास्ट जब तक आपने बोला है तब तक 100% लोग थे। तो इसका मतलब है कि आपकी वो वर्डिंग्स बहुत अट्रैक्टिव थी मैम। तो ये बहुत सारे लोग आज आपने आपने अपने कीमती समय को दिया और मैम को सुना, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हार्टली थैंक्स टू एवरीवन